So hey everyone, welcome to Economically Yours. Hope everyone is doing great. और हो सके तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, जैसे कि मैं हर समय बोलती हूँ, लेकिन देखिएगा जरूर। सो लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। आप लोगों ने कभी सोचा कि मैंने सेंट्रल बैंक क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपके कोर्स में है इसलिए पढ़ाया, और क्या। बट आज उसी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाती है, या कह सकते हैं जैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता था, वैसे ही आज हम लोग आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक का पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल मैं साथ साथ नहीं पढ़ाऊंगी, उसका एक अलग सेशन लूंगी। लेकिन उसके पहले मैंने ये थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट तैयार किया है एक इंट्रो पार्ट के लिए, ताकि आपको एक बार रिकैप्चुलेट भी करवा दूं और थोड़ा सा दिमाग में भी एकदम से बैठा दूं, ताकि आप कभी ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का 7th नंबर है, ठीक है। और ये मैंने रेड से लिखा है, कोई इशू है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज टू हाईलाइट इट इसलिए मैंने ये रेड से लिखा है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारे इंडिया का? आरबीआई, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैंने छोटा सा बैंक बनाया भी है जो कि बहुत गंदा है, आई नो, बट स्टिल मुझे बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। ये आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है इकोनॉमी को थ्रू किससे? मॉनेटरी पॉलिसी से, जो कि क्या करती है, जिसको हम लोग क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि हम अलग सेक्शन में इसको लेंगे, बिकॉज बहुत बच्चे, बहुत से लोग क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मल्टीप्लाई या बोल सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। कभी कभार होता क्या है कि मैं भी पहले जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो कहीं कुछ और नाम कहीं कुछ और नाम, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते थे। फिर जैसे जैसे मैंने बैचलर प्रोसीड किया, मास्टर प्रोसीड किया, तो क्लैरिटी अपने आप होती गई अगर आप उसको पढ़ते हो बार बार। तो मेरा बस एक ही है कहना कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, बेस को क्लियर रखोगे ना, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज कहीं पे भी आएंगे ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा आज का ये फ्लो चार्ट का सिर्फ एक एम था आपको बताना कि जो आरबीआई होता है या जो सेंट्रल बैंक होता है, दैट मीन्स सेम, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि हमारे इंडिया का आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक या वाइटल बैंक बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, वैसे ही जो आरबीआई होता है जो सारे बैंकिंग सिस्टम के मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था आपको फादर मदर का, जो हर चीज कंट्रोल करते हैं, हम लोग को भी कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन नहीं करता है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। उसका रीजन है किसके, सबसे बड़ी बात है किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक्स का, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और बड़ा होता जाएगा, आप इसको और सारे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से। तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी मैं बताऊंगी आगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, पर पहले आप ये समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आरबीआई, जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और वो आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो कहीं भी अगर बोले कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताइए, दैट मीन्स कि वो आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। और फंक्शंस वैसा वाला नहीं जो मैंने लास्ट पढ़ाया था, दैट मीन दे आर आस्किंग अबाउट कि वो क्रेडिट को किस तरह से कंट्रोल करता है, वो उसके बारे में पूछ रहा है, किस पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आई गेस आपको ये चीज क्लियर हो गया हो। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो करती है क्रेडिट को कंट्रोल। आई गेस आपको दिख रहा होगा, प्लीज नहीं दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो सीबीज होती हैं, दैट इज कमर्शियल बैंक्स होती हैं, वो क्रेडिट को क्रिएट करती हैं और क्रेडिट को मल्टीप्लाई करती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक 10 रुपए से कैसे 50 रुपए बनाती है सीआरआर के थ्रू। सीआरआर उसका मेन एलिमेंट होता है, लेकिन यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी उसको 2 वे में काम करती है, जो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आपको क्लियर करना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सो आई गेस आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया हो। सो आप प्रोसीड करते हैं आगे। तो लास्ट फ्लो चार्ट में जैसा कि पहले हम लोगों को ये समझना था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सॉरी
मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी को जानना हमें जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है और कैसे होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमको ये जानना कि वो क्या करती है आरबीआई के थ्रू, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। प्लीज गलती मत करिएगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो क्रेडिट मल्टीप्लाई करती हैं या क्रेडिट क्रिएट करती हैं, लेकिन कभी भी क्रेडिट कंट्रोल करने की उनकी अथॉरिटी नहीं होती है। वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की होती है, जो कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है। जैसे मैंने उस दिन आपको अमेरिका का, स्वीडन का, सबका एग्जाम्पल दिया, वैसे ही हमारे इंडिया का आरबीआई है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ फादर ऑफ ऑल बैंक्स। एक तरह का बैंकिंग सिस्टम का वो फादर होता है। उसी को सिर्फ अथॉरिटी होती है वो क्रेडिट को कंट्रोल कर पाए। तो क्रेडिट कंट्रोल जो वर्ड है ना, आप इस पे जोर जरूर दीजिएगा प्लीज। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 12th का एग्जाम दोगे, चाहे आप 11th के बेसिक को क्लियर कर रहे हो, प्लीज 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 गलती मत करना प्लीज। तो पहले हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी एडिशनल डिटेल बता दूं कि जो हमारे इकोनॉमी में दो पॉलिसीज होती हैं जिसके द्वारा इकोनॉमी में रेगुलेशन होता है, मतलब कि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज रहती है। वो दो पॉलिसी का नाम है एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट और आरबीआई में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी भी देख के कभी कभार ऑप्शंस में या वन वर्ड में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि दो पॉलिसी होती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एक होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपकी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो आपकी होती है वो आपकी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के द्वारा वो रेगुलेट की जाती है। उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, वो मैं अलग क्लास में आपको बताऊंगी। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है। मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने उसको एमपी लिख दिया, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी ना, इसकी एक कमिटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट इज एमपीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में वो 6 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है थ्रू वेरियस, बोल सकते हैं वेरियस क्राइटेरिया से, और उनको सेलेक्ट करके उस कमिटी में बैठाया जाता है। आप कभी नोट उठाइएगा और उसमें देखिएगा गवर्नर का साइन। तो जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर ऑफ आरबीआई, जैसे कि अभी प्रेजेंट में शक्तिकांत दास जी हैं, तो उनके द्वारा ही ये मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट हो रही है, यही समझिए एक तरह से। तो वो कमिटी के द्वारा वो जो भी अपने रिकमेंडेशंस देते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, और जो इकोनॉमी में सिचुएशंस होती है उसके अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई किए जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक। ये दो वर्ड में जरूर 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 फोकस करिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, भाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो क्यों माइक्रो इकोनॉमिक होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की होती है, नेशन की होती है, वर्ल्ड की नहीं, नेशन की होती है, एक स्पेसिफिक नेशन की होती है। जैसे कि हमारे इंडिया की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी है। जब हम इकोनॉमी को पूरे होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैंने प्रीवियस क्या बहुत पहले वीडियो में क्लियर किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जो कि किससे आपकी लेड होती है? सेंट्रल बैंक से रिलेट होती है, कमर्शियल बैंक से नहीं होती है। कमर्शियल बैंक से एक माध्यम होता है, इंटरमीडिएट होता है, एक एजेंट होता है एक तरह से, कि सेंट्रल बैंक कहता है कि जाओ लोगों को पैसा लो और लोगों से पैसा लो और लोगों को लोन्स दो। तो आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। एंड सेकेंड है इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ओ माय गॉड, दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें तो आपको दो वेरिएंट्स ऑलरेडी मिल गए, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। इन दो एक तरह से कह सकते हैं जैसे कि पानी को बंद करने का एक नल होता है जिसको हम बंद करते हैं तो वो पानी बंद हो जाता है, और जब नल खोल देते हैं तो पानी चल जाता है। तो एक तरह से ये दोनों जो मेन वेरिएंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, इसके द्वारा दैट इज मनी सप्लाई, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसके द्वारा और इंटरेस्ट रेट के द्वारा ये इकोनॉमी में मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एंड इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो बैंक्स में होती हैं, जो इकोनॉमी में होती है, उसको कंट्रोल करता है।
And third point, it controls economic fluctuations like inflation, deflation, बिजनेस साइकिल में आता है। इसके लिए आपको बिजनेस साइकिल में पूरा एक वीडियो बनाऊंगी। बिजनेस साइकिल को जानना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है इन सिचुएशन में। इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस हाई होना और डिफ्लेशन मतलब होता है प्राइस कम होना। इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट होती है ये मैं अलग क्लास में बताऊंगी क्योंकि मैं आपको नहीं चाहती हूँ कि आप प्लीज कंफ्यूज हो। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेजरमेंट होते हैं, दो जिसके द्वारा वो करती है, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और उसके कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिसको अब डिस्कस करते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। प्लीज अगर आपको जरा भी प्रॉब्लम हो मॉनेटरी पॉलिसी के डेफिनेशन में जो 3 पॉइंट मैंने लिखवाए, अगर आप ये अपने आंसर्स में ऐड करेंगे, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो, चाहे आप 12th कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, ये टॉपिक तो आपके साथ चलेगा अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अगर अब तक आप बेसिक नहीं समझोगे ना कि क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होती है, कौन इसको रेगुलेट करता है, किसके थ्रू, क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू, और इसके क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं, कौन से 2 मेजर्स होते हैं, तो भाई फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर तो मतलब आप मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ एप्लीकेबल होगी, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर तो वो आपको आने से रहा। तो इसलिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, देन आप आगे प्रोसीड करो। थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने क्लियर कर दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अब ये किसके थ्रू कंट्रोल करती है, क्रेडिट कंट्रोल, और क्रेडिट कंट्रोल 2 वे से होता है, ठीक है। ये 2 वेज जो लिखा है क्रेडिट कंट्रोल की बात मैं कर रही हूँ जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है। 2 वे से, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बुक में भी है, आई नो बुक में भी है, बट समझाने वाला कोई नहीं है, टीचर है बट स्टिल आपको थोड़ा सा एक न्यूट्रल लैंग्वेज में समझने की जरूरत है। हम लोग जनरली समझ जाते हैं क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, मतलब गुड, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब मेजरमेंट, एक ऐसा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आप करते हो मेजर। इतना इनफ नहीं होता है। जब आप क्वांटिटेटिव बोलते हो ना तो सिर्फ क्वांटिटी इनफ नहीं होती, आपको समझना पड़ता है कि किस चीज की क्वांटिटी की बात कर रहा है। और यहाँ पे वो क्वांटिटेटिव एक जो टर्मिनोलॉजी है वो क्यों हाईलाइट कर रहा है। क्वांटिटेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी में कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई तो ऑब्वियसली बात है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका होगा, वो आपका बढ़ेगा घटेगा, 10%, 20%, 30% कितना मनी को सप्लाई करना है, कितना मनी सप्लाई को कम करना है, वो जो परसेंटेज होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग इसके अंडर ले आते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर के अंडर ले आते हैं कि कितना इकोनॉमी में बढ़ाना और घटाना है, उसको कंसिडर करके वो सारा एलिमेंट यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो कि आपका क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आता है। अब इंपॉर्टेंट चीज सबसे एकदम नो बकवास करना कि मतलब वो क्या होता है, सिर्फ फोकस देखते हैं कि ये किस चीज पे फोकस करता है। ओवरऑल फोकस करता है सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी एक ऐसी चीज होती है जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है। तो ऑब्वियसली बात है कितना आरबीआई को बढ़ाना है इकोनॉमी में आपका, अगर मनी कम है, जैसे कि एग्जांपल ले लो अभी का कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में मनी कम है, तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो था इनकम का वो एकदम ही कम हो गया था, लोगों के पास पैसे की कमी हो गई थी, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स कंज्यूम होती जा रही थी और लोगों के पास सेविंग्स कम होती जा रही थी। तो इकोनॉमी में जो फ्लो था क्रेडिट का, पैसे का, वो कम हो गया था। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने बहुत सारे मेजर लिया और लॉकडाउन को कम करने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं बचा था। ऐसा उनके पॉलिसी में आया है, उनके एक तरह से रिकमेंडेशन में आया है कि अब हमको लॉकडाउन को अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये सारे मेजर्स को ठीक करने के लिए, सारी चीजों को ठीक करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इसीलिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस किया कि क्वांटिटेटिव मेजर्स आपको समझ में आ जाए। एक छोटे से नटशल में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्वांटिटेटिव मेजर मतलब होता है क्वांटिटी,
कि कितना इकोनॉमी में मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई को बढ़ाना या घटाना है, ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है स्टेबलाइज हो जाए, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन मनी सप्लाई को याद रखना भूलना मत, क्योंकि मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में डील होती है, क्वांटिटी के फॉर्म में डील होती है। अब आते हैं क्वालिटेटिव। भाई हम लोग तो दुनिया को गिनाते रहते हैं, तुम्हारी क्वालिटी ऐसी है, तुम्हारी क्वालिटी ऐसी है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। अब जब हम लोग क्वांटिटी को तो डिस्क्राइब कर लेते हैं और कुछ मायनों में क्वालिटी को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं तो बोल देते हैं क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, बट किस रिस्पेक्ट में? क्वालिटेटिव का मतलब सिर्फ क्वालिटी इनफ नहीं होता है, उसका मतलब होता है सेलेक्टिव। जब भी आप किसी सिचुएशन को हर जगह नहीं एप्लीकेबल कर पाते हो, वो इंडिकेटर्स, वो वेरिएंस हर जगह नहीं यूज कर पाते हो, बस एक सेलेक्टिव सिचुएशन में यूज करते हो, वही आपका होता है क्वालिटेटिव मेजर, जो कि आरबीआई करता है। ये जो मेजर्स होते हैं जनरली ये फोकस करता है सेलेक्टेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, इसीलिए इसको सेलेक्टिव मेजर्स भी बोलते हैं और इसको डायरेक्शन मेजर्स भी बोलते हैं। ये आपको सिर्फ बताएगी डायरेक्शन, ये आरबीआई को डायरेक्शन बताती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे अच्छा है कि जो इकोनॉमी में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इन्फांट इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज हैं, इनके लिए जो भी आपके रेगुलेशंस होते हैं वो सेलेक्टिव पॉइंट पे होते हैं, हर समय अमेंड नहीं होते रहते हैं, उनको कितना फंड देना है कितना नहीं देना है, तो ये सारी चीज किस में आ जाती है? क्वालिटेटिव में आ जाती है। मतलब कि कितनी क्वालिटी, किस डायरेक्शन में हमको इसके वेरिएंस को लेके जाना है। ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये गुण मतलब क्वालिटी को डील करती है। तो अब हम इसके मेजर्स पढ़ते हैं, तब आपको आइडिया समझ में आ गया हो। प्लीज आप इसको जरूर से ध्यान में रखना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स को। पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं कि जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है वो उसमें 4 मेजर्स होते हैं। पहला बैंक रेट, इसको बीआरबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो मैंने आपको बताया था सीआरआर। थर्ड होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड लास्ट होता है ओएमओ, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 4 वेरिएंट्स के द्वारा जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं ना, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट एक ऐसी दर होती है, दर का मतलब रेट हो गया, यहाँ पे एक ऐसी रेट होती है जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्रेडिट या फंड लेंड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स। ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक, तो भैया कमर्शियल बैंक के पास पैसे कैसे आते हैं, कैसे आएंगे? आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। एक ये ऐसी रेट होती है जैसे कि आम इंसान जाके कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, लेंड करता है कमर्शियल बैंक उस इन्वेस्टर या उद्योग या बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को, वैसे ही आरबीआई भी एक दर पे उनको फंड देता है कि लो पैसे, और इस पैसे को तुम जिसको देना है, मतलब कि लोन के द्वारा देना है तो तुम दो। वो तो डिपेंड होता है कि वो रेट ऑफ क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी मैं बात अभी नहीं करूंगी। बैंक रेट जो होता है वो एक ऐसी दर होती है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देती है कि ताकि वो क्रेडिट दे सके। मतलब कि सेंट्रल बैंक गिव्स टू कमर्शियल बैंक। यहाँ गलती मत करना कि पहले कमर्शियल लिख देना फिर सेंट्रल लिखना, नो, एकदम नहीं। सेंट्रल बैंक जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमको पैसा देते हैं और कहते हैं जाओ ऐश करो। ऐश करना मतलब नहीं हो गया, कमर्शियल बैंक दूसरे उद्योगपतियों को वो पैसा लोन के तरह देती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास कोई ऐसा एक सोर्स नहीं होता है कि वो पैसे को अपने तरफ ले आए। ऑब्वियसली बात है, जो एसबीआई है, जो आईसीआईसीआई जितने प्राइवेट हैं, चाहे कुछ भी हो, आरबीआई से ही तो वो हेल्प लेंगे कि आप कुछ पैसे दो हमको, तभी तो हम वो पैसे को दूसरों को दे पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, फिर तभी तो सामने वाला जान पाएगा कि ये बैंक है और हमको यहाँ पे पैसे जमा करने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द बोथ साइड, सेवर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि कभी भी एक तरह से मैकेनिज्म शुरू नहीं होता या प्रोसेस शुरू नहीं होता, हमेशा दोनों तरफा चीजें शुरू होती है।
जब भी इनिशियल बिजनेस आप शुरू करते हो तो उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है फॉर श्योर। इसीलिए कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई के इन्वेस्ट करता है, एक तरह से कहता है कि ये एक बैंक रेट के दर पे मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, लेंट कर रहा हूं, फंड दे रहा हूं कि इसको तुम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उनको लोन दे सको। तो आई गेस बैंक रेट आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है बैंक रेट की डेफिनेशन। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स फंड या लेंट फंड टू कमर्शियल बैंक्स, ये सबसे कॉमन डेफिनेशन है। चाहे आप हायर लेवल के बुक से भी निकाल लो, अगर आपको ये डेफिनेशन याद है आई गेस आपको बैंक रेट में कोई हरा नहीं सकता समझने में। और बैंक रेट एक तरह का रेट होता है जो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, बस वो एडिशनल चीज अगर आप अपने आंसर में ऐड करना चाहो तो कर लेना। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम लोग ओएमओ बोलते हैं। चाहे ओएमओ बोले चाहे ओपन मार्केट बोले ऑपरेशन, दोनों एक चीज है। क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसको शॉर्ट में लोग लिख देते हैं ओएमओ, लेकिन आप पूरा लिखना ओपन मार्केट ऑपरेशन ताकि सामने वाले को समझ में आए। ओपन मार्केट ऑपरेशन नाम में ही बोला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सेल एंड परचेज होती है सिक्योरिटी की, वो सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में करता है। कहता है ये मार्केट ओपन है, हम यहाँ पे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कि मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गई है या कम हो गई है, सिक्योरिटीज किससे सिक्योरिटीज का लेन देन करती है, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक करती है कॉमन पब्लिक के थ्रू। तो ओएमओ यही है। डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफर्स टू द सेल एंड परचेज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इस टर्म का, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। जब इकोनॉमी में देखती है सेंट्रल बैंक की पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों का जो क्या बोलते हैं प्राइस बहुत हाई हो रही है, इसको हमको कंट्रोल करना है किसी भी तरह, तो क्या करेगी, पैसा खींचने के लिए वो क्या करेगी, कुछ चीजों को क्या करेगी, वो परचेज कर लेगी। और देखेगी अगर इकोनॉमी में पैसा कम है तो वो कुछ चीज को सेल कर देगी। कुछ चीज का मतलब है सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड्स आ गए, शेयर्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, डिफरेंट थिंग्स। तो इसी को वो सेल एंड परचेज कर देती ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो अब आगे दो और मेजर्स को डिस्कस करते हैं। आई गेस आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मेजर में, जो कि क्वांटिटेटिव मेजर का तीसरा मेजरमेंट है या पार्ट है, जिसको हम लोग CRR बोलते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब हम क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा रहे थे, प्लीज क्रेडिट कंट्रोल मत बोलो, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक करता है उसमें CRR का सबसे मैंने इंपॉर्टेंट रोल बताया था कि इसी के द्वारा एक परसेंटेज फिक्स हो जाता है, जिसके द्वारा कुछ पैसे हर कमर्शियल बैंक अपने तक एक रिजर्व रखता है, क्योंकि उसको ये बोलता है कौन, RBI। उसका रीजन होता है RBI क्योंकि फादर है, तो वो कहता है कि हमें कुछ रिजर्व कैश परसेंटेज रखने इंपॉर्टेंट हैं। उसका रीजन है कि आगे चल के अगर बैंक सॉल्वेंसी या कोई ऐसे क्राइसिस के पॉइंट पे आ जाए तो यही CRR को यूज करके वो अपने आप को बैलेंस कर ले या न्यूट्रलाइज कर ले। CRR वही होता है, रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्स टू केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये कहता है कि तुम वो रिजर्व अपने पास नहीं रखोगे, तुम वो रिजर्व हमको दोगे CRR के फॉर्म में। उसके बाद जब वो कमर्शियल बैंक को जरूरत होती है ऐसे सिचुएशन पे कि उनके पास फंड नहीं है, ऐसे सिचुएशन में कि उनको लगता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर पा रहे हैं, वो बैंक का जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, एक रेपो है, गुडविल है इकोनॉमी में, वो कम होती जा रही है, तो RBI हेल्प करती है उसको CRR के थ्रू। वो कहती है ठीक है, जो तुमने रिजर्व मुझे दिए थे ये तुम ले लो और अपने फंड्स को मेंटेन कर लो। तो यही होता है कि मिनिमम परसेंटेज जो RBI कहता है कि कमर्शियल बैंक से कि वो रिजर्व को तुम रखो और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग फंड्स उसको कंट्रोल करो, ठीक है। तो CRR वो होता है। एंड लास्ट हमारे क्वांटिटेटिव मेजर का पॉइंट आता है SLR, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि करना ही करना है, नो इफ एंड बट। कभी कभार क्या होता है कि कैश एकदम खत्म हो जाता है,
जब कैश खत्म हो जाता है तो कोलैटरल्स काम आती हैं। कोलैटरल्स मैंने आपको बताए थे सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज एक ऐसी, जब एक इन्वेस्टर जाता है लोन में बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक जरूर बोलता है आपको कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आप इतना लोन हमसे ले रहे हो तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि हम ये जान पाए कि आप फ्यूचर में मुझे पे कर पाओगे। असेट, लिक्विड असेट, जिसको हम पैसे में फर्दर या फ्यूचर में चेंज कर सकें, क्योंकि जब कैश आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है बैंक्स के पास तो आरबीआई कहता है कि एसएलआर को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको विद इन द टाइम एक टाइम पे हमको वो एसेट जो है चेंज हो जाएगा कैश में और वो हमारी अनसर्टेनिटीज को मीट आउट कर लेगा। इसलिए एसएलआर भी किया जाता है। इसलिए इसको मैंडेटरी या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। जब वर्ड लिक्विडिटी आए ना तो बस आप समझ जाना कि ये एसेट या कुछ ऐसी चीज को चेंज करने को बोल रहा है जो कैश में चेंज हो जाए। हर बैंक के पास कैश डेफिनेट होता है, लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको वो चेंज करके पैसा अपने पास ले सकते हैं और इन्वेस्टर्स की चीजों को, नीड को वो मीट आउट कर सकते हैं। So let's read the definition. Every bank is required to maintain a fixed percentage, जैसे CRR को बोला जाता है, of its asset. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज asset को यहां मत लगा देना तो CRR का पूरा डेफिनेशन खराब हो जाएगा। Asset in the form of cash or other liquid assets. वो assets को यूज करते हैं जब कैश आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो asset को कैश में चेंज कर देते हैं और जितनी भी अनसर्टनिटीज है वो मीट आउट। आई नो मैं 2 से 3 बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन आपको याद करना, आपको समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये 4 मेजर्स हो गए क्वांटिटेटिव मेजर्स के। अब हम लास्ट करते हैं क्वालिटेटिव मेजर। आई नो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, तो प्लीज हो सके तो वीडियो एंड तक देखना और अपने क्लियर और डाउट्स को प्लीज क्लियर कर लेना। सॉरी। तो अब हम प्रोसीड करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स पे। देखिए मैं इसको प्रोसीड करने से पहले, क्योंकि हमारे ये लास्ट टॉपिक है, ये मैं एडिशनली आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में, जैसा कि हमने अभी उसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स में 4 पढ़े, इवन 4 से ज्यादा मेजर्स होते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज की बुक में आपके कोर्स में 4 दिया है, लेकिन ये सारी और जितनी भी और आगे मुझे चीजें एडिशनल लेनी है वो मैं एडिशनल में लूंगी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी बुक में जितना है मैं अभी उतना टेकअप करूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपकी बुक में वो 4 दिया है, इसमें भी आपका 4 है, तो इसको आप समझ लो। बाकी एडिशनल में जो और आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर के और वेरिएंट्स आते हैं, वो मैं एडिशनली टेकअप कर लूंगी। ठीक है, तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बाद में कोई ये ना बोले कि रेपो रेट भी आता है, मैंने बताया नहीं। एक्चुअली रेपो रेट भी आता है, रिवर्स रेपो रेट भी आता है क्वांटिटेटिव में, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा बिकॉज वो आपके बुक में नहीं है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। क्वालिटेटिव, जैसे मैंने बताया क्वालिटी या डायरेक्शन, ठीक है, मेजर करना, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमको लेना। इसमें भी आपके 4 आते हैं मेजर्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट पहला मेजर होता है, सेकंड होता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, थर्ड आपका होता है डायरेक्ट एक्शन एंड फोर्थ होता है मॉरल सुज़ैन। पहले हम 2 को डिस्कस करते हैं, फिर आगे 2 को डिस्कस करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, मार्जिन का मतलब होता है जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स का डिफरेंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर द क्वालिटेटिव मेजर। ये होता क्या है कि जब आप एज अ इन्वेस्टर जाते हो लोन लेने, और जब बैंक वाला कहता है कि आपका सपोज लोन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो बिना कोलैटरल के तो डेफिनेटली आपको नहीं देगा। तो जो कोलैटरल आप रखते हो, स्पेशली जनरली लोग क्या रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, जमीन रखते हैं, तो उस जमीन की करंट वैल्यू का डिफरेंस, मतलब माइनस करंट वैल्यू को आप माइनस कर दो, और जो आप लोन ले रहे हो जो अमाउंट का, उसको आप उससे माइनस कर दो, तो वही मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है कि मार्केट प्राइस के अनुसार जो भी कोलैटरल आप बैंक में रखते हो उसकी वैल्यू बैंक पर रखती है, क्योंकि अगर वो आपके लोन के अमाउंट से कम हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कुछ और आपको बता देगी या कह देगी या एकदम ही मना कर देगी कि आपका जो कोलैटरल रखा हुआ है वो आपके लोन के अमाउंट से नहीं मैच कर रहा है, तो आप
ले ही जाओ, आपको लोन हम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो आपकी क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले चेक करती है थ्रू यू कोलैटरल, कि आप क्या कोलैटरल उस स्पेसिफिक या रिस्पेक्टिव अमाउंट जो लोन आप ले रहे हो उससे मैच आउट करता है कि नहीं। इसलिए करंट वैल्यू को वो जरूर ध्यान में देती है जो भी कोलैटरल आप रख रहे हो। ठीक है, मतलब एग्जांपल ले लो कि आज के तारीख में वो जमीन कितने की है और आपने कितना लोन लिया है, इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाता है। डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन कॉल्ड कोलैटरल, जिसको हम बोलते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड। मतलब जितना भी करंट वैल्यू है किसकी, जो कोलैटरल आप रखे हो, एग्जांपल दे रही हूं सिर्फ आपको जमीन का, प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी की हमेशा वैल्यू अप्रिशिएट ही होती है जब तक वो बैरन या ऐसी जगह ना आ जाए कि जिसको लोग खरीदना ही नहीं चाहें। करंट वैल्यू ऑफ योर कोलैटरल, ये दिख रहा होगा आएगा सीवीसी, करंट वैल्यू ऑफ कोलैटरल माइनस जो भी आप अमाउंट का लोन ले रहे हो, वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड, वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड, उसका डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये बैंक आपको सबसे बड़ी बात है अपने लिए मेजर करती है कि हम तो कहीं घाटे में नहीं आ जाएंगे इनकी प्रॉपर्टी को लेके, इसीलिए वो करंट वैल्यू को बहुत 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 ज्यादा ध्यान में रखती है। उस अनुसार ही वो कोलैटरल को एक्सेप्ट करती है और अलाउ करती है आपको कि हाँ हम लोन देंगे आपके कोलैटरल पे। वही होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकेंड आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट बहुत जनरली पूछता है बोर्ड, सीबीएसई तो जनरली रैशनिंग ऑफ क्रेडिट पूछता है, या वन वर्ड में पूछ लेगा या डेफिनेशन के तौर पे पूछ लेगा। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट वर्ड ही बोला है राशन या कोटा करना। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एक तरह का एक ऐसा क्वालिटेटिव मेजर होता है कि जिसमें एक स्पेसिफिक कोटा आरबीआई लगाती है, कहती है कि एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज को हेल्ड करने के लिए। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अल्कोहल का जो भी जिसको भी लाइसेंस चाहिए होता है उसका एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, और इतने परसेंटेज ही देना पड़ता है जो कोई और एंटरप्राइज कोई और बिजनेस नहीं देती है, क्योंकि अल्कोहल उनमें से आती है जो कि प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, एक फिक्स्ड या फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। अब चलिए आप बिजनेस एक्टिविटीज को थोड़ा सा हटा दीजिए और नॉर्मल कोटा को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आजकल का जो एग्जाम होता है उसमें कोटा दे देते हैं, हमारे कास्ट से, हमारे ग्रुप से जर्नल है, ओबीसी है, तो उसमें कोटा होता है ना, 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे दिया है, इतने परसेंटेज आपको क्या बोलते हैं जो शेड्यूल और वो ट्राइब्स हैं। तो वैसे ही रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में आरबीआई फिक्स परसेंटेज ऑफ कोटा लगा देती है बिजनेस एक्टिविटीज को हेल्ड अप करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली ही लगाती है। जैसे कि अभी मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दिया, हर जगह नहीं फैलाती है, वो उसी स्पेसिफिक चीजों पे लगाती है, बिजनेस एक्टिविटीज पे लगाती है जो क्वालिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यही है आपका रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम लास्ट के दो क्वालिटेटिव मेजर को पढ़ के कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट के दो मेजरमेंट में। ओह माय गॉड, खत्म हुआ। लास्ट का दो मेजरमेंट बचा है हमारा क्वालिटेटिव मेजर के अंदर डायरेक्ट एक्शन। वर्ड से ही बात है, डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक जो होता है ना, वो डायरेक्ट एक्शन लेता है अगर वो कमर्शियल बैंक्स को देखता है कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। मतलब कि जो भी उनकी गाइडलाइंस, जो भी उनका प्रोटोकॉल अगर सेंट्रल बैंक ने वो निर्धारित कर दिया है, तो कमर्शियल बैंक की मजाल कि वो उनको बोले कि हम नहीं फॉलो करेंगे। तो एक तरह से डायरेक्ट एक्शन जो होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही होता है। सेंट्रल बैंक में इनिशिएट डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द मेंबर बैंक। मेंबर बैंक का मतलब हो गया आपका कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा है। ठीक है, in the case these do not comply with its directive from रिजर्व बैंक। अगर इन केस वो नहीं मानते उनकी बात, तो रिजर्व बैंक तुरंत कहता है अपना पूरा बिस्तर उठाओ और निकलते बनो, हमको तुमको अपने मेंबर बैंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द डायरेक्ट एक्शन, मतलब कि आरबीआई कैन हैव दैट अथॉरिटी, उसके पास इतनी पावर है कि वो तुरंत सेंट्रल बैंक को निकाल सकता है और कह सकता है कि तुम मेरे एक्शंस को डायरेक्टली या सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो, तो वो निकाल देगा। और क्या, डायरेक्ट एक्शन। मॉरल सुजन क्योंकि भैया नाम ही थोड़ा अजीब है तो थोड़ा समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है।
बट मॉरल सुजन एकदम डायरेक्ट एक्शन की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर होता है। मॉरल सुजन जो होता है वो मॉरली जो चीज सपोर्टिव होती है या मॉरली जो चीज डायरेक्टिव होती है, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए निर्धारित करता है गाइडलाइन के तौर पे, वही होता है मॉरल सुजन। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक एग्री थ्रू परसुएशन या प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव ऑन फ्लो ऑफ क्रेडिट। अगर सॉरी गलत हो गया, अगर एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि तुमको इतना परसेंटेज CRR और SLR मतलब कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो को तुमको रखना है, तो उसको रखना पड़ेगा। उससे 1% कम नहीं, उससे 1% ज्यादा नहीं। अगर वो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो डेफिनेटली वो कहेगा फिर से वही अपना मोरल प्रेसिडेंट हो, चलिए चलते बनो। और क्या मतलब कि मॉरल सिस्टम का मतलब है मॉरली कमर्शियल बैंक्स प्रेशर, चाहे आप प्रेशर बोलो चाहे परसुएशन बोलो, दोनों ही चीज बोलो, वो उसको मानना पड़ता है बाय कैसे भी। तो एक तरह से ये दोनों ही अथॉरिटी किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास। तो आई गेस मैंने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर को अच्छे तरीके से क्लियर किया है। प्लीज 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 अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज मुझे बता दीजिएगा। और वही चीज यार, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको करना हो तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं आप तक पहुंचे टाइम टू टाइम। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF जो भी मैं व्हाइट बोर्ड में टेकअप कर रही हूँ, मैं नीचे PDF मेरे एक लिंक के द्वारा आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई गेस आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगे हो। प्लीज थैंक यू, stay safe and stay tuned.